हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू पीके स्पेशल क्लासेस। पीके स्पेशल क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये मूल विधि का भाग 3 पार्ट है, जिसमें हम आज सीआरपीसी अर्थात क्रिमिनल प्रोसीड्योर कोड 1973 का अध्ययन करेंगे। ये वीडियो 2 पार्ट में है, भाग ए और भाग बी। 10 मिनट का लगभग वीडियो होगा, क्योंकि अधिक मिनट का वीडियो से बोरिंग हो जाता है। तो दोस्तों, चलिए समय न गवाते हुए स्टार्ट करते हैं। सीआरपीसी इसका फुल फॉर्म होता है क्रिमिनल प्रोसीड्योर कोड 1973। हिंदी में इसको कहते हैं दंड प्रक्रिया संहिता 1973। दोस्तों, सबसे पहले कुछ इसके बारे में जान लेते हैं। बहुत से कैंडिडेट को या बहुत से लोगों को आईपीसी और सीआरपीसी में अंतर नहीं समझ में आता होगा कि क्या अंतर है, दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों, बता दें कि आईपीसी धारा जो होती है इंडियन पैनल कोड, इसमें अपराध से संबंधित दंड के बारे में ब्यौरा दिया गया है। जैसे धारा 302 के अंतर्गत क्या दंड मिलेगा? मृत्यु दंड या फांसी की सजा होगी। तो ये जो दंड दिया जाता है आईपीसी के अंतर्गत दिया जाता है दोस्तों। और जो सीआरपीसी है अर्थात क्रिमिनल प्रोसीड्योर कोड, इसमें देखिए, जब अपराध किया जाता है तो सदैव 2 प्रक्रियाएं होती हैं जिन्हें पुलिस अपराध की जांच करने में अपनाती है। तथा इसमें कौन कौन सी प्रक्रिया 2 है? एक प्रक्रिया पीड़ित से संबंध में होती है तथा दूसरी प्रक्रिया आरोपी के संबंध में होती है। इन दोनों प्रकार का ब्यौरा दिया गया है सीआरपीसी धारा में। अर्थात इसमें यह बताया गया है कि कोर्ट का या पुलिस ऑफिसर का क्या क्या शक्तियां हैं, वह क्या क्या किस प्रकार से दोनों के संबंध में जो जानकारी इकट्ठा करेंगे, ये दोनों प्रकार का ब्यौरा सीआरपीसी धारा में दिया गया है कि किस धारा के अंतर्गत कौन सा ब्यौरा दिया जाएगा। दोस्तों, अब आपको शायद समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ आप कमेंट करिए, मैं समझाने का प्रयास करूंगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। अब सीआरपीसी धारा के अंतर्गत क्या है दोस्तों, इसकी में 3 चीज़ आप बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिए कि इसमें धाराएँ कितनी है। सबसे पहली, इसमें 484 धारा है और 37 अध्याय है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्वारा जो स्वीकृति मिली है वो 25 जनवरी 1974 को मिली है। और सीआरपीसी जो लागू हुआ है वो है 1 अप्रैल 1974 को लागू हुआ है। इसको आप लोग इन धारा अध्याय या कब राष्ट्रपति ने स्वीकृति दी और लागू कब हुआ, ये तीनों चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। क्या क्या धाराएं हैं और उसका क्या परिचय है। तो धारा 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि धारा 2 में परिभाषा दिया गया है, सभी चीज़ का परिभाषा दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। धारा 2 के ए पार्ट में, धारा 2 को बहुत सारे पार्ट में बांटा गया है, ABCD। तो इसका ए पार्ट में है, कहीं कहीं धारा 2(1) लिखा होगा या कहीं कहीं धारा 2 क लिखा होगा, तो सब एक ही है। धारा 2A जमानती अपराध को परिभाषित करती है। अर्थात धारा 2 जो बेलेबल ऑफेंस है, जो बेल दिया जाता है जमानती अपराध, उसको इसमें परिभाषा किया गया है कि किस प्रकार से जमानती अपराध किसे कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं 2C संज्ञेय अपराध, कॉग्निजेबल ऑफेंस को परिभाषित करती है। संज्ञेय अपराध मतलब बहुत बड़ा जो अपराध होता है, जैसे कोई तेजाब फेंक दिया किसी के ऊपर या मर्डर कर दिया, ये सब संज्ञेय अपराध के अंतर्गत आते हैं। तो इसको परिभाषा दिया गया है कि संज्ञेय अपराध किसे कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, इसको याद लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं क्वेश्चन पूछता है कि संज्ञेय अपराध की परिभाषा किस धारा में दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं 2D परिवाद अर्थात शिकायत, कॉम्प्लेंट को परिभाषित किया गया है। शिकायत को परिभाषित किया गया कि शिकायत किसे कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं तो 2G जांच, इंक्वायरी को परिभाषित किया गया है। 2H अन्वेषण अर्थात इन्वेस्टिगेशन को परिभाषित किया गया है कि इन्वेस्टिगेशन किसे कहते हैं। 2I असंज्ञेय मतलब नॉन कॉग्निजेबल को परिभाषित किया गया है। अर्थात जो बहुत बड़ा जुर्म नहीं हुआ हो या जो बहुत बड़ा संज्ञेय अपराध नहीं हुआ है, उसको परिभाषित किया गया है कि कौन कौन से अपराध हैं किस जो असंज्ञेय अपराध में आते हैं, इस टाइप से परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट आते हैं 2N अपराध को परिभाषित किया गया है। ऑफेंस अर्थात अपराध किसे कहते हैं, इसमें परिभाषित किया गया है। 2O अपराध को भारसाधक अधिकारी, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को परिभाषित किया गया है। अर्थात
जो पुलिस स्टेशन के इंचार्ज होगा उसको परिभाषित किया गया है। उसमें बताया गया है कि कौन से अधिकारी हैं जो पुलिस स्टेशन के इंचार्ज हो सकते हैं। मान लीजिए कोई जो इंचार्ज नहीं है कोई पुलिस स्टेशन का, तो उसके स्थान पे कौन दूसरा अधिकारी देख सकता है। इस टाइप से सभी परिभाषा दिया गया है। 2R पुलिस रिपोर्ट को परिभाषित किया गया है। 2S पुलिस थाना को परिभाषित किया गया है कि पुलिस थाना पुलिस स्टेशन किसे कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं 2U लोक अभियोजक अर्थात पब्लिक प्रोसिक्यूटर को परिभाषित किया गया है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर को आप सीधे सीधे ऐसा समझ सकते हैं कि जो सरकारी वकील होते हैं उसको पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी कहते हैं। इसको परिभाषित किया गया है। 2WA अर्थात 2W में भी 2-3 पार्ट दिया गया है। उसका A वाले पार्ट में है जो है वो है विक्टिम को परिभाषित किया गया अर्थात पीड़ित, जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसको परिभाषित किया गया कि पीड़ित किसे कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं 2X वारंट मामला, वारंट जो केस होता है उसको परिभाषित किया गया है। चलिए दोस्तों अब 2 का तो खत्म हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं धारा 8 अर्थात धारा 8 राज्य सरकार किसी क्षेत्र को महानगर क्षेत्र तभी घोषित करेगी जब उसकी आबादी 10 लाख से अधिक होगी। इसमें धारा 8 में बताया गया है कि राज्य सरकार किसी भी क्षेत्र को महानगर क्षेत्र तभी घोषित करती है जब उसकी आबादी 10 लाख से अधिक होती है। ये दोस्तों ये जीके का भी क्वेश्चन होता है कि महानगर किसी क्षेत्र को तभी घोषित किया जाता है जब उसकी आबादी 10 लाख की होती है। नेक्स्ट आते हैं 28A धारा। 28 धारा 1 या 28 धारा ए भी कहते हैं, 28 धारा क भी कहते हैं। इसको आप कन्फ्यूजन ना होइएगा। तो इसमें है उच्च न्यायालय विधि द्वारा प्राधिकृत कोई दंडादेश दे सकता है। उच्च न्यायालय जो है यदि विधि के अनुसार कोई भी दंड आपको दे सकता है यदि आप दोषी होते हैं, तो उसके बारे में ये दिया गया है इसमें, अर्थात उच्च न्यायालय की शक्ति इसमें समाहित है। नेक्स्ट आता है 28(2) अर्थात 28 ख या 28B सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश कोई भी दंडादेश दे सकता है, किंतु उसके द्वारा दिए गए मृत्यु दंडादेश की पुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा किए जाने की आवश्यकता है। अर्थात सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश कोई भी दंड दे सकता है, लेकिन यदि उसको मृत्यु दंड देना होगा तो वह उच्च न्यायालय के पास जरूर जाएगा, अर्थात उच्च न्यायालय से पूछेगा, पुष्टि करेगा कि क्या इस अपराधी को मृत्यु दंड दिया जाएगा। इसके तहत ये 28(2) धारा के अंतर्गत ये है। 28 धारा 3 है या 28 धारा C सहायक सेशन न्यायाधीश मृत्यु, आजीवन कारावास या 10 साल से अधिक अवधि के लिए कारावास के दंडादेश के सिवाय कोई भी ऐसा दंडादेश दे सकता है जो विधि द्वारा प्राधिकृत है। देखिए दोस्तों इसमें 3 प्रकार के न्यायाधीश बताया गया है। एक अपर सेशन न्यायाधीश, एक सेशन न्यायाधीश होता है और और एक सहायक सेशन न्यायाधीश, इससे छोटा होता है सेशन न्यायाधीश से। देखिए एक उच्च न्यायालय होता है, इसका उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है, एक अपर सेशन का न्यायाधीश होता है और एक सहायक सेशन का न्यायाधीश होता है। जो सहायक सेशन का न्यायाधीश होता है उसका जो शक्ति है, पावर है, उसका देखिए शक्ति और पावर इसमें ये चीज लिया हुआ है कि मृत्यु, आजीवन कारावास या 10 साल से अधिक अवधि के लिए कारावास, इन तीनों को वो नहीं दे सकता, अर्थात उसके शक्ति से बाहर की है ये दंड। इसके सिवा जो भी शक्ति है, जो भी विधि द्वारा प्राधिकृत है वो दंड सुना सकता है। आइए स्टार्ट कर। नेक्स्ट है धारा 29(1) यह है दोस्तों 29(1) में है न्यायालय मजिस्ट्रेट का न्यायालय 7 वर्ष के कारावास का दंड दे सकता है मिनिमम, अर्थात न्यायालय जो मजिस्ट्रेट है उसका जो न्यायाधीश है यानी उसका न्यायालय है वो केवल 7 वर्ष से अधिक दंड नहीं दे सकता है, 7 वर्ष से कम ही दे सकता है या 7 वर्ष तक दे सकता है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि न्यायालय मजिस्ट्रेट जो है वो कारावास कितने वर्ष तक का दे सकता है, तो उसका आंसर है 7 वर्ष तक का दे सकता है। नेक्स्ट है 29(2) प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय 3 वर्ष तक के कारावास या 10,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों का दंड दे सकता है। दोस्तों ये देखिए न्यायालय जो मजिस्ट्रेट है वो 7 वर्ष तक का कारावास दे सकता है और जो प्रथम वर्ग का मजिस्ट्रेट है वो 3 वर्ष तक का कारावास या 10,000 रुपये तक का जुर्माना दे सकता है। इसमें देखिए 3 वर्ष है, 3 वर्ष से अधिक नहीं दे सकता प्रथम वर्ग का। और नेक्स्ट है
29 थर्ड ए है द्वितीय, जैसे 29 सेकेंड है प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट और 29 थर्ड है द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय 1 वर्ष तक का कारावास दे सकता है या 5,000 रुपये तक का जुर्माना दे सकता है या दोनों दंड दे सकता है। मजिस्ट्रेट जो द्वितीय वर्ग का होगा उसका जो न्यायालय का जो दंड है वो 1 वर्ष तक के कारावास का हो सकता है, अर्थात 1 वर्ष से कम दे सकता है लेकिन 1 वर्ष से अधिक नहीं दे सकता है। और जो जुर्माना है वो 5,000 रुपये तक का है। नेक्स्ट है 36 है पुलिस अधिकारियों की शक्ति से संबंधित है। दोस्तों ये है पुलिस 36 धारा में है कि पुलिस अधिकारियों की क्या क्या शक्तियाँ हैं, क्या क्या पावर हैं, ये सारे जो संबंधित है अधिकार इस धारा 36 में है। तो दोस्तों आप नेक्स्ट वीडियो मेरा जरूर देखिएगा क्योंकि मैं उसमें नेक्स्ट धारा अपलोड करूंगा तो आपको CRPC अर्थात पूरे समझ में आ जाएगा कि धारा कौन कौन सी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों धन्यवाद।